हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारी पॉलिटिक्स की क्लास सेकंड। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के बनने के पीछे का इतिहास क्या है, ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कौन कौन से एक्ट पारित करे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे संविधान में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा गठन हुआ कैबिनेट मिशन के तहत। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, जो कि कब आया था, जुलाई 1946। समय याद रखना है, इन दोनों चीज़ों को मार्क कर लीजिए। कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और साथ ही एक अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम मतलब होता है टेम्पररी, एक टेम्पररी सरकार बनाई गई जिसका काम था जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत पर शासन करना और उसकी देखरेख करना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ, तो आंसर आपका कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 के तहत। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस मिशन के तहत संविधान सभा का प्रस्ताव पेश किया गया था, कि भारतीयों से कहा गया था कि आप संविधान सभा का गठन कर लीजिए, तो पहला मिशन था क्रिप्स मिशन। सबसे पहले क्रिप्स मिशन के तहत ये प्रस्ताव आया था कि आप संविधान सभा को बना लीजिए, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी जिसके तहत कांग्रेस ने या कह सकते हैं भारतीयों ने उसे स्वीकार नहीं करा। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव किस मिशन के तहत पेश किया गया, तो क्रिप्स मिशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, उनका भी नाम याद रखिएगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स। आप लिख लीजिएगा स्टैफोर्ड और क्रिप्स। क्रिप्स मिशन से आपको याद रहेगा इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स से। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, उनका भी नाम याद रखिएगा, पैट्रिक लॉरेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा अपने बुक में, पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। आगे आपको याद रखना है भारतीय संविधान सभा से कि इसका चुनाव कब हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, इसे याद रखिएगा। और टोटल सदस्य संख्या इस संविधान सभा की निर्धारित की गई थी कि टोटल 389 सदस्य हो सकते हैं इसमें, इससे ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। लेकिन जो प्रथम बार चुनाव हुए थे उसमें कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, 296 सदस्यों के लिए केवल चुनाव हुआ था 389 में से। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था प्रथम बार, तो 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और प्रथम बार चुनाव कब हुआ, जुलाई 1946 में, जब इसका गठन हुआ तभी हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी। प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। तो दिसंबर महीना था 1946, तो आपको याद ही होगा। तो दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई, कहाँ पर हुई, प्रथम बैठक हुई थी आपकी नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये देखिए, कोई चुनाव करके इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, प्रथम अध्यक्ष थे, कम समय था, तो इसलिए जो भी सबसे बुजुर्ग मेंबर थे, बुजुर्ग सदस्य थे पूरी संविधान सभा के, उनको इनका मान सकते हैं टेम्पररी अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रथम चुनाव के द्वारा चुने गए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे आपका ये आएगा, तो यहाँ से पॉइंट्स मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नोट में जो लिखा है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो भारत में जितने भी राज्य थे सभी जगह से लोगों को चुनकर लाया गया था संविधान सभा में, ताकि वो लोग अपनी राय दे सके संविधान बनवाने में। ठीक है, लेकिन हैदराबाद उस समय अलग राज्य हुआ करता था, एक समझ लीजिए अलग छोटा सा देश हुआ करता था जिसके राजा वाजा हुआ करते थे। तो इसीलिए हैदराबाद से कोई भी सदस्य भारत की संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हैदराबाद एक मात्र ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको याद रखना है कि कितने सदस्यों पे एक व्यक्ति को चुना जाता था। तो मान लीजिए कोई जगह है, ये कोई जगह है, यहाँ पर 10 लाख लोग रहते हैं, तो इनमें से कोई एक व्यक्ति को इन सबका प्रतिनिधित्व के रूप में चुना जाता था। ठीक है, तो कोई इलाका है, उसमें से 10 लाख लोगों में से एक बंदा चुना जाएगा जो उन सभी की जो बातें हैं, उन सबके जो विचार हैं, उनको संविधान सभा में बताए। तो साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन थे, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो टोटल समितियां कितनी थी, याद रखिएगा 23 समितियां टोटल थी, आप लिख लीजिएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट समितियां वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनका अध्यक्ष कौन था पता होना चाहिए आपको। संचालन, जो सब कुछ देख रेख करता है, तो प्रेसिडेंट क्या होता है देश का, वो संचालन करता है, देख रेख करता है। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति के अध्यक्ष याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। संघीय और संघ, इससे पता चल रहा होगा पूरे देश की बात चल रही है। तो देश के प्रधानमंत्री देश की बागडोर संभालते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री इन दोनों समिति के अध्यक्ष होंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद आती है आपकी प्रांतीय संविधान समिति। आपको पता होगा
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने सभी राज्यों को एकजुट करने का काम किया था भारत में, और ये हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो सभी राज्यों को एकजुट करने का काम किस लिए करा इन्होंने? क्योंकि इन्हें प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे ये। प्रारूप समिति तो आप सभी को पता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, इसके बाद आपको याद होना चाहिए मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कराची में जो मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसमें इन्होंने मौलिक अधिकार को बनाने के बारे में प्रावधान किया था, उसके बारे में आइडिया दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथर समिति, इसको आप प्रेसिडेंट से जोड़ दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये जो 7 हैं समितियां, इनके अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, टोटल समितियां कितनी थी? 23 थी, याद होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। एनडीए के लिए आपका कमांडो 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है 24 नवंबर से, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अभी आपका प्राइस डाउन चल रहा है, तो अभी आप इसमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आपके एनडीए के लिए स्पेशल ऑफर्स हैं, आप इनका फायदा उठा सकते हैं। नेवी के लिए आपका स्पेशल बैच चल रहा है, जहाँ पर आपके काफ़ी फेमस और अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स मिल जाएंगे। 17 नवंबर से 15 जनवरी तक ये कोर्स चलेगा आपका। वायु एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एनडीए सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो लिखी हुई है, और यहाँ पे एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो है। काफ़ी नॉमिनल फी में आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, और जो काफ़ी प्रोफेशनल टीचर है, जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इनसे। ठीक है, तो आप फीस देख सकते हैं, काफ़ी नॉमिनल फी है, और इस फीस में भी आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ज्ञानी 10। ठीक है, कैपिटल में है ज्ञानी 10। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करने का प्लान कर रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। जो एडिशनल बेनिफिट्स आपको मैं दिलवा सकता हूँ वो भी मैं आपको दिलवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको संविधान सभा से ध्यान में रखना है कि इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो टोटल 15 महिलाएं संविधान सभा में सम्मिलित थी। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी, और निर्वाचित हुए थे, ये चुनाव के जरिए चुने गए प्रथम अध्यक्ष थे संविधान सभा के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने के बाद संविधान सभा ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट करी। कार्रवाई मतलब जो संविधान बनने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने के बाद स्टार्ट होता है। उद्देश्य प्रस्ताव को आप प्रिम्बल के नाम से जानते हैं। संविधान में जो प्रिम्बल है हमारा, वही उद्देश्य प्रस्ताव है। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रिम्बल को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, और इसी के बाद संविधान सभा की कार्रवाई स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान देना है बी.एन. राव जी के बारे में। तो बी.एन. राव जी का काम था कि वो सभी देशों में जाएं और वहाँ के संविधान में जो भी अच्छी बातें इनको लगती हैं, जो हमारे संविधान में होनी चाहिए, उन सब बातों को लिख कर लाएं। इन्होंने एक प्रारूप तैयार करा जिसमें सभी देशों में जो भी संविधान में अच्छी बातें थी उन सबको लिख कर लाए, और उस पर्चे को इन्होंने संविधान सभा को दिया। बाद में संविधान सभा का कार्य था कि उन सभी बातों पर ध्यान दे, और उनमें से जो भी अच्छी चीज़ें लगे जो अपने संविधान में होनी चाहिए, जो हमारे देश के संविधान में होनी चाहिए, उन सब बातों को ले लें। तो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर के रूप में इन्होंने कार्य करा, या कह सकते हैं आप संवैधानिक सलाहकार। जो संविधान बनाने में सलाहकार की भूमिका थी वो इन्होंने निभाई, बी.एन. राव जी ने। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति का गठन हुआ। इन्होंने जो प्रारूप तैयार करके दिया उसके तहत एक प्रारूप समिति का गठन हुआ, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, ये हम पढ़ चुके हैं। और टोटल सदस्य कितने थे प्रारूप समिति में, उसे ध्यान रखिएगा। टोटल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को मिलाकर टोटल 7 सदस्य प्रारूप समिति में हुआ करते थे। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का वास्तुकार किसे कहा जाता है? हमारे संविधान का वास्तुकार भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, लिख लीजिएगा साइड में, एम.एन. रॉय जी को। एम.एन. रॉय जी का काम क्या था? इनका संविधान सभा बनाने में कोई काम नहीं था, ये आज़ादी के समय थे, इन्होंने सबसे पहले संविधान बनाने का आइडिया दिया था। तो कोई पूछे कि संविधान बनाने का सबसे पहले आइडिया किसका था, तो वो था एम.एन. रॉय जी का। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। संविधान बनाने का जो आइडिया है वो सबसे पहले किसने दिया? एम.एन. रॉय जी ने। और आर्किटेक्ट, वास्तुकार हमारे संविधान का किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है अंतरिम सरकार के बारे में। तो एक अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, जिसका कार्य था भारत के शासन को तब तक संभालना जब तक कि भारत में संविधान बन के लागू नहीं हो जाता है। तो इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। बस आप यहाँ से ये याद रखिए, यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं बनते हैं।
क्वेश्चन बस यही बनता है कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें कौन सा पद किसको मिला था, ये आपको याद होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी का पद आपको याद है, ये पहले हमारे प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पद आपको याद होगा, ये पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपको पता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में याद रखें, ये पहले कौन थे, प्रेसिडेंट थे, ये भी आपको पता होगा। अब आपको याद यहाँ से रखना है 4th नंबर पॉइंट, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्रालय मिला था। कानून मंत्री पहले स्वतंत्र भारत के कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट आपको याद रखना है सरदार बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे, इंपॉर्टेंट नाम है सरदार बलदेव सिंह का। पहले रक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के, सरदार बलदेव सिंह। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, पहली महिला जो कि भारत में मंत्री बनी थी, ठीक है, वो कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, इंपॉर्टेंट नाम है, पहली महिला थी इसलिए। नेक्स्ट आपको नाम याद रखना है RK षणमुगम शेट्टी जी का, ये पहले वित्त मंत्री थे भारत के। वित्त मतलब क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले भारत के। ये क्वेश्चन बन चुका है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार बजट किसने पेश किया था, तो बजट कौन पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, और पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, RK षणमुगम शेट्टी, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम, ये उद्योग एवं आपूर्ति मिनिस्टर थे, ट्रेड एंड कॉमर्स आप कह सकते हैं, जो इंडस्ट्री और कॉमर्स होती है, जो हमारा बिजनेस होता है उसके मिनिस्टर चुना गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम व्यक्ति जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था तो वो कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन्होंने मंत्रिमंडल से सबसे पहले इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये सब कुछ नाम है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये पूरा आपको याद होना चाहिए कि कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है, संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो देखिए लागू कब हुआ, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पारित कर दिया गया था, पास हो गया था 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप याद रख सकते हैं कि कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और अब कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां अब संविधान में हैं। अनुच्छेद 395 है, जो ऐड होते हैं वो A B करके ऐड होते हैं, तो 395 ही माने जाते हैं, और 22 भाग अभी भी हैं हमारे संविधान में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इस अंतिम बैठक के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भारत में अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, वंदे मातरम, उसे अपनाया गया था। तो ये 3 तारीखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये तारीख थोड़ी अलग सी है, इसे याद करने में दिक्कत होती है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। बाकी 24 जनवरी 1950 पहले राष्ट्रीय गान अपनाया गया, बाद में 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपना लिया गया। और जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो किस दिन बने, 24 जनवरी 1950 को। और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, और उसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति को चुना गया था, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करके लिख लेना है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अभी हमने पढ़ा था कि संविधान बनकर तैयार हुआ था और पारित हुआ था, इसीलिए हर साल भारत में संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, तो ये तारीख याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आपका दे रखा है संविधान की उद्देशिका तथा प्रस्तावना, प्रिम्बल जो है हमारा वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट लिख लेना है, लाइबर्टी। लाइबर्टी मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समझते हैं आप सब, बराबरी। और नेक्स्ट है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब होता है आपका भातृत्व या बंधुत्व, भाईचारा बनाना। ये तीनों शब्द हमने अपने उद्देशिका में कौन से देश से प्राप्त करे हैं, ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ा है, तो ये आप लिख लीजिएगा। फ्रांस से ये तीनों शब्द हमने प्राप्त करे हैं, मैंने अपने नोट्स में ऐड कर रखा था, तो ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है कि हमने ये चीज़ अपने संविधान में लिखी है,
जैसे मूल कर्तव्य हमने अपने संविधान में कौन से देश से लिए हैं, मौलिक अधिकार कौन से देश से प्राप्त करें हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसे लिख लीजिएगा। फ्रांसीसी संविधान से हमने ये 3 शब्द अपने प्रस्तावना में जोड़े हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना में क्या क्या मुख्य बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है वो आप लिख लीजिएगा। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, मतलब जो संविधान पूरा जुड़ा हुआ है। आप संविधान की पूरी व्याख्या करना चाहें तो आप प्रिम्बल को पढ़ लीजिए, संविधान की पूरी व्याख्या हो जाएगी। ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता कि संविधान की कुंजी क्या है, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट आपको ध्यान ये वाला पॉइंट देना है, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है, मतलब जो संविधान को सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं और किन लोगों को ये सारी शक्तियां दी हुई हैं। तो भारत के लोग, या फिर कह सकते हैं भारत के नागरिक समस्त शक्ति, जितनी भी संविधान में शक्तियां हैं उन सबका स्रोत है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान है वो अपनी शक्तियां कहाँ से प्राप्त करता है, तो भारत के नागरिकों से प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में पास हुआ था, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यही पूछा जा सकता है कि 42 संविधान संशोधन कब हुआ, किस वर्ष में हुआ, तो कब हुआ, 1976 में हुआ। और इसे मिनी संविधान, छोटे संविधान की भूमिका दी गई है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो परिवर्तन आए उनका इतना ज़्यादा महत्व है कि इसे मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ, पहली इंपॉर्टेंट बात इसके अंतर्गत हुई, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया संविधान में। ये जो हमारी प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, इसमें ये 3 शब्द कहाँ से लिए गए हैं, ना जाने कितनी बार ये पूछा जा चुका है। तो ये तीनों शब्द हमने 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अपने संविधान में ऐड किए हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, भारत का संविधान की प्रस्तावना जो हमारा प्रिम्बल है वो कितने प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करता है। तो 3 प्रकार का न्याय है हमारा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन 3 प्रकार का न्याय हमारा जो प्रिम्बल है वो हमें देता है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि 4 तरीके के न्याय लिखे होंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कोई एक टाइप का और न्याय देख लीजिए आप, अभिव्यक्ति कर दिया, कुछ भी कर दिया न्याय। तो ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताया होगा कौन सा जो आपका न्याय है वो हमारा प्रिम्बल आपको नहीं देता है। तो ये 3 न्याय देता है, जो चौथा ऑप्शन है वो गलत होगा, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कितने प्रकार का न्याय हमारा संविधान का प्रस्तावना आपको प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ से ध्यान देना है, ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, हमारे देश का है। और कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान अभी तक लिखित नहीं है, वो देश है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन जो ब्रिटिश सरकार है उनका जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही जमा है, अभी तक कोई भी लिखित रूप में उन्होंने संविधान को नहीं किया है। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है। इसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ये तो हम सभी को पता ही है, इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। इसके बाद है आपका, हाँ ये देखिए ये पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको जो लास्ट क्लास उसमें बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसके जो मैक्सिमम अनुच्छेद थे, अनुसूचियाँ थी, उसको हमारे संविधान में एज इट इज़ ले लिया गया था। तो इसका हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कौन से शब्द का उपयोग भारत के संविधान में नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, संघीय शासन में केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, दोनों का अलग अलग क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसे यूएसए है, वहाँ पर केंद्र अपनी अलग नागरिकता देता है लोगों को, अपने अलग कानून बनाता है, और राज्यों में पहुँचते ही अलग नागरिकता लेनी पड़ती है और आपको, और अलग कानूनों का जो पालन करना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में राज्य और केंद्र सब एक है, एकजुटता है, जो एक कानून है वो पूरे देश में चलता है, ठीक है। तो हमारा देश संघीय शासन नहीं है, हमारे में राज्यों को जोड़कर एक संघ बनाया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में संघीय शासन शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया संविधान में, और हमारा देश संघीय शासन के तौर पर काम भी नहीं करता। हमारा देश क्या है, राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया है, वही हमारा देश है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से हमने अपने संविधान में ऐड करी हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने अपने संविधान में क्या क्या ऐड किया है, पहला तो प्रस्तावना, जो हमारा प्रिम्बल है उसका आइडिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकंड है मौलिक अधिकार भाग 3, इसको भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका आइडिया लिया है। नेक्स्ट है आपका न्यायिक पुनरावलोकन।
न्यायालय में जो हम दोबारा सुनवाई करने के लिए अर्जी डाल सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला सही नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन का आइडिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। संविधान को सर्वोच्चता दी हमारे संविधान में, हमारे देश में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पर किसी का भी जोर नहीं चलता, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है निर्वाचित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और उस पर महाभियोग, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति का पद। ये जो 4 पॉइंट है जिसपे स्टार बनाया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के सरकार से हमने क्या क्या लिया है, संसदात्मक शासन प्रणाली। संसद जो है हमारी वो कैसे काम करेगी, लोकसभा राज्यसभा नाम के 2 हाउस होंगे, ये सब हमने ब्रिटेन की सरकार से लिया है। हमने पढ़ा था 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत भारत में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली बनाई गई थी, 2 सदन बनाए गए थे, वही यहाँ पर भी दिया है। संसद बनाने का आइडिया हमारा ब्रिटेन से है। एकल नागरिकता होगी भारत में, हमने सिर्फ भारत की नागरिकता ले ली, अब हम चाहे मुंबई दिल्ली कोलकाता कहीं पर ही बस सकते हैं। जैसे यूएस में है, जो देश है वो उसकी नागरिकता अलग होती है और शहरों की नागरिकता अलग होती है, ऐसा प्रावधान हमारे देश में नहीं किया गया है। एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। विधि निर्माण प्रक्रिया, मतलब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन के, ध्यान दीजिएगा इन पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड सरकार। तो आयरलैंड और यूएसएसआर ये दोनों बातें एक ही हैं, एक ही देश के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत जैसे है और यूएसए और अमेरिका जैसे है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में हो, ये दोनों बातें एक हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाएगा, राष्ट्रपति को चुना जाएगा, ये कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका से। लेकिन क्वेश्चन जो मेन बनता है वो बनता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होंगे, राज्यसभा लोकसभा के चुने हुए सदस्य और विधान सभा होती है जो सभी राज्यों की, उनके जो चुने हुए सदस्य हैं, साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के चुने हुए सदस्य हैं, ये सब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किया है हमने ये व्यवस्था। नेक्स्ट आपको याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर, आयरलैंड से। आयरलैंड से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट ली है हमने, इन सभी को आप याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको दिख जाएगा, ये चीज़ें ना जाने कितनी बार पूछ रखी हैं, एक ही बार आपको 3-4 बार अलग अलग साल में ये क्वेश्चन दिख जाएंगे, अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए प्रस्तावना की भाषा, इंपॉर्टेंट नहीं है। समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची आप जानते हैं, एक होती है संघ सूची जिसके विषयों पर सिर्फ जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है, दूसरी होती है राज्य सूची जिस पर फैसले जो लेती है, जिस पर कानून बनाती है वो सिर्फ राज्य सरकारें बनाती हैं, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्यों दोनों को होता है। तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आपको ऑस्ट्रेलिया से ध्यान देना है, और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं ऑस्ट्रेलिया से, खाली ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है आपका जर्मनी। जर्मनी में है राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। आपातकाल के दौरान 358 और 359 के तहत जो मौलिक अधिकार हैं इनको निलंबित करा जाता है, थोड़ी दिनों के लिए इनको बंद कर दिया जाता है। ये किसके तहत होता है, जर्मनी के संविधान से हमने लिया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। नेक्स्ट है कनाडा, संघात्मक विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट संघात्मक विशेषताएं हमने कहाँ से ली हैं, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट का रूप है हमारी सरकार का, थोड़ा बहुत फेडरल गवर्नमेंट का रूप भी हमने लिया है, लेकिन उस शब्द का प्रयोग हमने संविधान में कहीं नहीं किया है। तो कहाँ से लिया है थोड़ी बहुत विशेषताएं संघात्मक शासन की, वो ली हमने कनाडा से, ध्यान रखिएगा, अमेरिका से नहीं ली गई हैं, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं हमने ली हैं। इसके बाद है आपका राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। राज्यपाल की नियुक्ति होती है हर राज्य में, वो किसके तहत होती है, कनाडा की सरकार से हमने प्राप्त किया है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है आपका संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का जो विभाजन होता है वो किसके तहत होता है, वो भी कनाडा के सरकार से हमने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान को संशोधित करते हैं, और ये किससे लिया है हमने, दक्षिण अफ्रीका से ये चीज़ हमने प्राप्त करी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका रूस, आप सभी को याद होगा, मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य हमारे, मूल कर्तव्य भी जिनको कहते हैं, 11 टोटल मूल कर्तव्य हमारे, ये हमने प्राप्त करे हैं रूस से। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या प्राप्त करा है, मैंने आपको लिखवाया था प्रस्तावना, हमने 3 शब्द जोड़े थे,
लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, दूसरा समता, समता मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, समता, और तीसरा बंधुता, फ्रेटर्निटी। ये तीनों आदर्श हमने अपने प्रिम्बल में कहाँ से ऐड करे, फ्रांस के संविधान से। मेरी थोड़ी ओल्ड बुक थी इसलिए इसमें फ्रांस वाले में नहीं लिखा हुआ था, तो इस न्यू बुक में यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो ये तीनों वर्ड हमने फ्रांस के संविधान से प्राप्त करे हैं। ये आप अपनी अपने में ऐड कर लीजिएगा अगर नहीं लिखा है तो, या फिर इसे मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। तो कौन से देश के संविधान से हमने क्या प्राप्त करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, पेपर दिए होंगे, तो आपको पता होगा यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो इन चीज़ को भूल कर भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से रिवाइज इसको बार बार करते रहना है ताकि आपको याद आए, ठीक है। कई चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको बताता रहूँगा, जिससे कि आपको ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहीं पर आज की क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची, और जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी और आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो पे 100 लाइक जैसे हो जाएंगे वैसे नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी। तो इतना तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।